जो क्लास है बेसिकली ये मैं आप लोगों से समाजशास्त्र का पेपर थर्ड पर बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके सामने अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर मैंने 49 तक की लास्ट वीडियो मैंने देखा था कल शाम को ही, और मैंने शाम को देखने के बाद आप लोगों को लिंक जो है शेयर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोगों ने डन किया था यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो ये 49 तक का जो है डन कर दिया है। इसकी वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है। अब हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं इसके आगे बात करेंगे एमपीपीएससी का। ये बेसिकली मोटो रखा गया है टॉपिक, क्योंकि एमपीपीएससी समाजशास्त्र से संबंधित है ना। तो यूनिट नंबर 9, हालांकि अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो यूनिट नंबर 9 इस समय आप लोगों का चल रहा है, और कल आप लोगों का यूनिट नंबर 9 पर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है शायद, है ना। उत्पाद यानी क्या है, और उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने मेंशन करके प्रोवाइड करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 49 से। देखिए, एक तरफ लेखक है, एक तरफ अवधारणा है। याद रखना चाहिए कि लेखक किन अवधारणाओं से संबंधित है, किन किन अवधारणाओं से संबंधित है। जे डेरिडा का नाम आता है लोगो सेंट्रलिज्म में। जे डेरिडा का नाम आता है लोगो सेंट्रिज्म में। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए गया है वो 4 से मैच हुआ है। डेरिडा का उत्तर आधुनिकता जो है वो विखंडनवाद पर आधारित था। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेरिडा और जो भी समाजशास्त्री विद्वान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो सभी बेसिकली कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो आधुनिकता विखंडनवाद पर आधारित था। डेरिडा कहता है कि विखंडनवाद ना कोई विधि है और ना ही कोई सुविचारित निर्णय है, या तो खुली अभिव्यक्ति एवं भाषा संदर्भित का एक विशेष नाम है जो लोगो सेंट्रलिज्म शब्द है ना। तो लोगो सेंट्रलिज्म शब्द एक प्रकार से ओपन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेसिफिक किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं आपसे किसी आधुनिकता में किसी समुदाय को रिलेट करा दूँ, किसी समूह को रिलेट करा दूँ, किसी वर्ग को रिलेट करा दूँ, चाहे महिला चाहे पुरुष, व्यक्ति बालक, ठीक है, तो इन संदर्भ में जे डेरिडा का नाम आता है लोगो सेंट्रलिज्म शब्द में। नाम एम फोकॉट का नाम आता है। एपिस्टेमे की अवधारणा इनके द्वारा दी गई, इनके द्वारा एपिस्टेमे की अवधारणा दी गई। इसमें उन्होंने शक्ति और ज्ञान के तथ्यों को लेकर, एम फोकॉट महोदय ने शक्ति और ज्ञान के तत्वों को लेकर उत्तर संरचनावादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया। तो उसी कॉन्सेप्ट में एपिस्टेमे शब्द जो है रिलेट आता है। केवल एक शब्द एपिस्टेमे जो शब्द रिलेट कराता है वो उत्तर आधुनिकतावादी का सिद्धांत रिलेट कराता है। एम फोकॉट का ये अवधारणा रिप्रेजेंट होती है। एच गॉर्फिकेल का नाम बात करते हैं तो इंडेक्स क्लिटी, अगर मैं बात करता हूँ इंडेक्स क्लिटी का अवधारणा के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं एच गॉर्फिकेल महोदय। इसमें विवरण और अभिप्राय को महत्व दिया है। विवरण मतलब डिस्क्रिप्टिव, अभिप्राय का मतलब मीनिंग की महत्व के बारे में बताया है, परंतु किसकी मीनिंग, किसका विवरण। इसमें भाषा और अभिप्राय में वर्गीकरण किया गया है। भाषा और अभिप्राय में वर्गीकरण किया गया है इंडेक्स के लिटी शब्द में। इस अवधारणा में उनका मानना है कि विवरण और अभिप्राय इस बात पर निर्भर करते हैं कि स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है। इन शब्दों में एच गॉर्फिकेल का नाम रिप्रेजेंट होता है। एल अगर हम बात करते हैं अल्थुसर महोदय के बारे में, ओवर डिटर्मिनेशन शब्द इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यानी आप कह सकते हो कि अल्थुसर महोदय तीसरे से मैच होंगे। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि समाज
आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक व्यवहारों का व्यवस्थित सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण का मतलब कॉम्बो, मिश्रण का पार्ट है, तो वो एक प्रकार से ओवर डिटर्मिनेशन शब्द को रिलेट कराता है। तो जरा बताएंगे जवाब 4, 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन मैच कर ऑप्शन रहा है? नंबर डी सर, डी आएगा सर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। देखिए, इससे पहले के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, मैंने इसके प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। स्वचालन के सामाजिक समूह की चर्चा, स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा मतलब डिस्कशन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं की है? मतलब स्वचालन शब्द, यहाँ पे स्वचालन को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको ये पता रहेगा तभी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिलहाल मैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या ऑप्शन लगाना उचित समझेंगे प्लीज। सर बोटोमोर। बोटोमोर का नाम, देखिए आपने यहाँ पे सही शब्द रिप्रेजेंट किया है, बोटोमोर का नाम। स्वचालन के सामाजिक पहलू की चर्चा, देखिए मेरी कहने का आशय यहाँ पर यह कि ऑटो मशीन एक प्रकार का पार्ट है स्वचालन। आप सब जानते भी हैं, मशीन टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने वाले सिस्टम के डिज़ाइन से निपटने वाली जो तकनीक होता है उन्हीं के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है स्वचालन। परंतु शब्द है सामाजिक पहलू पर चर्चा करने में कौन सा विद्वान का नाम नहीं रिप्रेजेंट हुआ है, तो टी बोटोमोर का नाम रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। और आपने सही जवाब बताया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। कहने का आशय यह है कि समाज की प्रक्रिया अपने आप चलती है ना। मैंने अभी आपको बताया है एक शब्द को रिलेट कराते हुए, मैंने कहा ऑटोमोशन, जहां मशीन टूल्स इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने वाले सिस्टम के डिज़ाइन से निपटने वाली टेक्निक में बात होती है। ठीक उसी प्रकार से समाज की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, स्वचालित, और बाहरी हस्तक्षेप का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। स्वचालन का मतलब है सिंपल कि सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चालू करना, है ना, और उनको व्यवस्थित तरीके से समाज में रहकर क्रियान्वित करना, वही स्वचालन शब्द को रिलेट कराता है। जहां पर आर ब्लाउनर का नाम, एस मेलेट का नाम, डी गैली का नाम, इन तीनों विद्वानों के नाम जिक्र किए गए हैं, परंतु टी बोटोमोर का नाम जिक्र नहीं किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है ना। निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा लक्षण औद्योगिक हड़ताल का नहीं है? औद्योगिक हड़ताल का नहीं है, आसान सवाल है, प्लीज आप सभी लोग बता सकते हो इस सवाल का जवाब। मैं जानना चाहता हूं आपके तार्किक क्रियाओं को, आपकी अभिव्यक्ति सर को। ऑप्शन बी, शिकायत अभिव्यक्ति का एक सामूहिक कृत्य। नो नो, गलत जवाब। किसी और बच्चे को बताइए, कोई और बच्चा। औद्योगिक बी हड़ताल, सी आएगा, सी आएगा सर। सी आएगा, बिल्कुल। यहाँ आपने यदि सी का जवाब सी। दिया है, सी जवाब सी हाँ। सत्य दिया है आपने। देखो सवाल बहुत आसान था, मैंने यहाँ पे साफ शब्दों में अंडरलाइन कर दिया था औद्योगिक हड़ताल को। अब औद्योगिक हड़ताल बेसिकली एक श्रमिक द्वारा या श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना हड़ताल है ना। बात को समझिएगा। तो हड़ताल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है जानना सबसे पहले ये जरूरी है। कुछ लोगों का एकजुट होकर एक साथ सामूहिक कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हड़ताल कहते हैं। अब आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। हड़ताल का मीनिंग बेसिकली कुछ लोगों का एकजुट होकर एक साथ सामूहिक कृत्य करना होता है। तो आप इस बात से सहमत थे कि भाई ये चीजें तो रिलेट करा सकते, लेकिन यहां तो सवाल था औद्योगिक हड़ताल, तो मीनिंग अलग बन जाता। और किसी शिकायत या मुद्दे पर सामूहिक रूप से छुट्टी पर चले जाते हैं। हड़ताल निश्चित संख्या में एकजुट के साथ किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और वो भी एक सामूहिक कार्य के रूप में। अब एक बंदा जाके बैठ जाएगा तो हड़ताल थोड़ी माना जाएगा। या किसी एक श्रमिक द्वारा कार्य बंद कर देने में
या कार्य बंद कर देने से नहीं होता है। और औद्योगिक हड़ताल औद्योगिक संघर्ष का एक निश्चित फॉर्म है। फॉर्म का मतलब स्वरूप है ना, एक स्वरूप है। तो कहने का आशय ये था कि अगर एक निश्चित मात्रा में एकजुट के साथ एक सामूहिक कृत्य रिलेट होगा तो वह हड़ताल कहलाएगा। इस बात से सहमत हैं आप? बताइए। जी सर। जी सर। यदि शिकायत और अभिव्यक्ति का एक सामूहिक कार्य, मान लीजिए आप शिकायत करने जा रहे हैं, भैया सैलरी नहीं बढ़ रही है, एक साथ जा रहे हैं और आप मान लो बाय द वे आपने कहा कि भैया हम काम नहीं करेंगे उस पर, या इत्यादि कोई भी चीज़ें वहाँ पे रीज़न हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार का हड़ताल का पार्ट बन सकता है, शिकायत अभिव्यक्ति का भी। औद्योगिक संघर्ष को नियंत्रित करने का स्वरूप की रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हड़ताल बन सकता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है जो औद्योगिक हड़ताल को रिलेट नहीं कराता? अब देखिए, मैंने अभी अभी कहा कि एक बंदा अगर कोई जाकर बैठ जाए और उस कहे कि हड़ताल है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो एक श्रमिक द्वारा काम बंद कर देना क्या हड़ताल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नो सर। नहीं तो सर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एक वाला से हो कोई जाएगा। हड़ताल नहीं होगी सर। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा वाला हो जाएगा। आसान सवाल था। अब देखिए, ये आपके लिए टफ क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि आपने इस क्वेश्चन के विद्वानों के बारे में नहीं सुना है, इसलिए ये आपके लिए टफ है। ये क्योंकि फैक्ट है। MPPSC हो गया, MP सेट हो गया, DSSB हो गया, इनमें आप मान के चलिए, मैं आप सबको बता रहा हूँ 80% क्वेश्चन आपके फैक्ट आएंगे। आज बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। और ये तय है कि अगर आपको किताबों के नाम, विद्वानों के नाम, उनकी अवधारणाएं अगर यदि नहीं पता है ना, तो आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर एक फैक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको पर डे कम से कम 10 से 15 फैक्ट तो याद होनी ही चाहिए। अगले महीने में एग्जाम है। द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी की बात करता है। पुस्तक का लेखक कौन है? सर वाईसी, ए गिडेंस, गिडेंस। एथोनी गिडिंग, सर गिडेंस है। फुकुयाम और डी। गुडिंग, गिडिंग्स। बिल्कुल, यदि आपने यहाँ पे दी कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो सही जवाब दे रहे हैं ए गिडिंस का नाम, एंटोनियो गिडिंस इनका पूरा नाम है। ये किताब जानते हैं कब आया था? प्लीज, द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी की पुस्तक कब लेखक इसने जो प्रकाशित किया था? अगर यदि पता है तो आप बताइए, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। एंटोनियो गिडिंस सन 1990 की किताब है। कब की किताब है ये? सन 1990 की ये किताब है। और इस किताब 19 में अपने बहुआयामी आधुनिकतावादी विचारों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस किताब में क्या प्रतिपादित किया गया है कि बहुआयामी आधुनिकतावादी विचारधाराओं को प्रकट किया है और कहा है कि आधुनिकता उदारवाद नहीं है। क्या बोला है? आधुनिकता उदारवाद नहीं है। ये शब्द याद रखना जरूरी है। अपितु पूंजीवाद में निहित है, जो बृहद और सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के मेल से समझी जा सकती है। तो एंटोनियो गिडेंस महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया। आप इसी किताब को नेट पर देखेंगे तो आपको मिलेगा सन 1991। वहाँ आप गलत करेंगे क्योंकि आयोग के द्वारा ये प्रश्न आ चुका है UGC नेट समाजशास्त्र में। सन 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, दिसंबर के पेपर हो तो आयोग ने सन 1990 मानते हुए इस प्रश्न के ऑप्शन बी की तरफ झुकाव किया था। ठीक है, 1990। तो 1991 आपको नेट पर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नेट पर भी गलत होती है ना, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें किताबों में सत्य मिल जाती है ना। तो इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी की तरफ जाएगा। इन्होंने एक सोशोलॉजी की किताब लिखी थी 2001 में, लेकिन उनके एक सहयोगी थे, कैरेन ब्रेडसल का नाम आता था, 2001 में, है ना। तो गिडेंस और 2001 में इन्होंने सोशोलॉजी की किताब, कैरेन ब्रेडसल विद्वान का नाम है, इनके साथ इन्होंने सहयोगी के रूप में भी मिलकर इन्होंने इस किताब को लेखन किया था या लिखित रूप में दर्शाया गया था। ठीक है,
रनवे किताब भी इनकी एक आई थी, रनवे वर्ल्ड करके, सन 1999 में वो किताब प्रकाशित की गई थी एंटोनियो गिडिंस के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं देखिए आप लोगों को बता दूं वाई सिंह का नाम भी, हालांकि इनके बारे में मैं आप सभी लोगों से, अगर मेरे क्वेश्चन पेपर की जितने भी पीछे की सोशोलॉजी का पेपर है जितने मैंने करवा रखे हैं उनमें आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। अब देखिए योगेन यहाँ, सिंह। जी क्या कह रहे हैं, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो डॉक्टर वाई सिंह के बारे में, प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सा म्यूट रहें, है ना। तो इन्होंने एक किताब मेंशन किया था सोशोलॉजी एंड सोशल साइंस करके, बड़ी फेमस रही इनकी किताब। और सन 2020 1 जनवरी 2020 की मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये विद्वान रिप्रेजेंट कर जाए, हालांकि पेपर 2013 का, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 2020 में इनकी एक किताब बड़ी फेमस रही है जो सोशोलॉजी एंड सोशल साइंस करके आई, 480 पेज की, काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित रही, जिसमें पश्चिमीकरण के कारण सार्वभौमिकी कानूनी प्रणाली का विकास किया, शिक्षा का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जैसे परिपेक्षों पर विचार करने वाला विद्वान यही था, है ना। याद रखने वाली बात है, हालांकि जिस तरीके से जीएस घुरई महोदय इंडोलॉजी में जनजातियों पर, जातियों पर, संस्कृति सभ्यता पर, राष्ट्रीय एकजुटता पर, ठीक है, आइडियोलॉजी परिप्रेक्ष्य की आलोचनाओं पर इनका नाम मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, वाई सिंह के बारे में, समाजशास्त्र में काफ़ी फेमस पर्सन, इनका भी दृष्टिकोण हम लोगों को देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है ये भी याद रखने वाली ज़रूरी बात है, सोशोलॉजी और सोशल साइंस में मिलता है, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। भारतीय समाज के अध्ययन पर भी अगर बात करते हैं भारतीय विद्वान, तो जाहिर सी बात है इनका नाम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर भी इनका नाम हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन में विद्वान का नाम हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, आप शायद पहली बार नाम इनका भी सुन रहे होंगे, एफ जो है फुकुयामा करके, है ना, एफ फुकुयामा, नाम सुना है आप लोगों ने इनका, जो बच्चे समाजशास्त्र नहीं पढ़े सुना था होंगे, सर। जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा ये, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस फुकुयामा। अब इनका जो पुस्तक है सन 1992 में काफ़ी फेमस रही, द एंड ऑफ हिस्ट्री करके, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, एंड द लास्ट मैन, द लास्ट मैन, ये काफ़ी फेमस रही है, 1992 की किताब है ये, और ये रिपीटेड भी क्वेश्चंस का सवाल है और उससे ये संबंधित रही है, काफ़ी परीक्षा में जो है ये सवाल हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल भी जाए। अब सोच रहे होंगे ये किताब सर इतिहास का अंत और अंतिम मनुष्य से संबंधित है, तो किससे रिलेटेड होगा। फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा जब ये किताब लिखी गई थी तो इन्होंने राजनीतिक दर्शन की एक पुस्तक को दर्शाते हुए एक तर्क दिया कि पश्चिमी उदार लोकतंत्र के उदय के साथ साथ जो शीत युद्ध पता होना चाहिए 1945 और 1951 के बीच हुआ था, और सोवियत संघ का विघटन, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, उसके बाद मानवता न केवल युद्धोत्तर इतिहास का एक विशेष अवधि के बीतने पर बल्कि इतिहास के अंत तक पहुंच गई। अर्थात इनका कहना था कि मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव सरकार के अंतिम रूप में, ठीक है, पश्चिमी उदार लोकतंत्र सार्वभौमिकीकरण है। तो पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकीकरण शब्द जो है एफ फुकुयामा शब्द का है, जो इतिहास का अंत और अंतिम मनुष्य, जहां द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लॉस्ट मैन के बारे में जिक्र किया था, काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डी हार्वे का नाम सुना है आप लोगों ने, प्लीज, डी हार्वे,
नहीं सुना सर। ओके, देखिए अगर यहाँ आप सबसे बात किया जाए डी हार्वे के बारे में, और मैं आप सबको ये बता दूं, समाजशास्त्र में काफ़ी फेमस पर्सन है ये, और समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है या सामाजिक विज्ञान की शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित है। ये एक साधारण शब्द समाजशास्त्र में इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाया है। तो डी हार्वे का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत। जनसंचार का माध्यम मिल जाएगा, लोकप्रिय संस्कृति मिल जाएगी, कला मिल जाएगा, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रक्रिया में भी इनका नाम डी हार्वे का मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। अच्छा, इस सवाल का जवाब कौन सा था? बी था, मैंने बता दिया था पहले भी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग, 53 नंबर का सवाल। ध्यान देने वाली चीज है, आप सभी लोगों को ध्यान से समझना है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया करके एम एन श्रीनिवासन की पुस्तक सन 1966 में 1966 में किताब को क्या किया गया था? ये प्रकाशित किया गया था। क्यों पता है आप सबको? प्लीज एक बार अपने विचारों को भी आप लोग स्पष्टीकरण करते रहा करें, है ना, ताकि मुझे टीचर पता है। हाँ, आप लोग को अब ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है इंडिया चेंजिंग विलेजेस करके, दुबई। बिल्कुल बात एस.सी. सही आप दुबे। बता रहे हैं। यहाँ पर एस.सी. दुबे की ये पुस्तक जो है बेसिकली प्रकाशित हुई है, और एस.सी. दुबे बड़े फेमस पर्सन है ना, याद रखने वाली चीज़ है इनके बारे में। और एस.सी. दुबे महोदय के द्वारा अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, इस किताब में अपनी जो भूमिका इन्होंने निभाया है, किस परिप्रेक्ष्य में निभाया है? भारतीय गांव के स्वरूप में परिवर्तन को लेकर बताया इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कर्मकांडीय और पारिवारिक पक्षों में बदलाव के विषय में भी चर्चा इन्होंने किया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट हैं श्याम चरण दुबे। क्या नाम है इनका? श्याम चरण दुबे। तो यहाँ नाम आया है इंडिया चेंजेस विलेज करके, सन 1958 की किताब जो है ये बेसिकली दर्शाई गई। पता है, यह ह्यूमन फैक्टर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पर आधारित थी। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कर्मकांडी, पारिवारिक पक्षों में बदलाव के विषय में चर्चा किया गया था इसी किताब में, श्यामचरण दुबे के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे आपने क्या लगाया है? 1958? जी सर। नहीं, गलत है गया, 1998 करिएगा, 1998 ये किताब आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। फील्ड ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल पॉलिसीज पर ये बेस्ड था, है ना, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एक सवाल और, कास्ट, क्लास एंड पावर। आसान सवाल है, आंध्र बितई। आंध्र बितई। आंध्र आंध्र बितई। विदेश। बिल्कुल, देखिए आंध्र बेतई के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार इनके बारे में बता रखा है, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री है ना, और अकादमी भी थे। इन्होंने समाजशास्त्र और नृविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है ना। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी ये जाने गए, है कि नहीं। और पुस्तक मूल रूप में अगर मैं बात करता हूँ जाति, वर्ग और शक्ति को लेकर, अपने कार्य में श्रीपुरम गांव, कौन सा गांव देखिएगा? श्रीपुरम। हाँ, क्योंकि विद्वान का ना रिलेट होता है, नाम भी बताइए, गांव से नाम रिलेट करवाते हैं, तो याद रखने वाली बात है। आंध्र बेतई का नाम जो है यहीं पाता है, श्रीपुरम में, ठीक है। गांव का अध्ययन किया था सन 1965 में,
एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री अकादमिक होने के नाते इन्होंने इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में नेशनल फेलो के रूप में भी काम किया। आंद्रे बेतई ने अपने कई कार्यों के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, जैसे जाति वर्ग और शक्ति से सन 1965 में, जैसा कि आप सबके सामने रिप्रेजेंट हुआ है, फेमस हुए। विचारधारा और सामाजिक विज्ञान में 1979 में फेमस हुए। एंटोनिमिज्म ऑफ सोसाइटी करके कॉन्सेप्ट भी इन्होंने मेंशन किया 2000 में, और समकालीन भारत में पिछड़ा वर्ग 2005 में शामिल किया। आंद्रे बेतई पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें जो है नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। आंद्रे बेतई बहुत ही फेमस पर्सन है, याद रखने वाली चीज़ है। और आंद्रे बेतई ने जाति वर्ग शक्ति पर अपने कार्य किस गांव का अध्ययन किया था, यहाँ पर गांव पूछ लेता है, ये किस गांव का श्रीपुरम। अध्ययन किया था, तो आपको याद रखना होता है श्रीपुरम। तो सामने मैच हो गया 3। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके ये शब्द आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। आप बता सकते हैं इसका नाम, आसान सा नाम है बिल्कुल। यदि आप यहाँ पर नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि PN प्रभु के बारे में, तो आप सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछता है तो PN आप लोग को बताना होगा PN प्रभु का नाम यहाँ पर, ठीक है, PN प्रभु का नाम। आप बता सकते हैं ये किताब कब प्रकाशित की गई थी इनके द्वारा? 54 55 54 या 55, कोई एक बताइए तो मैं आप सबको बता सकता हूँ। 1954 नहीं, ये आप ना याद रखिए एडिशन के नाम में, और वो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब को लेकर सन 2016 है ना। और मैंने आपको एक शब्द बताया जाए, एडिशन शब्द, एडिशन शब्द सर के 16 में लिए पब्लिश हुई थी क्या? हाँ, ये पब्लिश की गई थी 16 में एडिशन के रूप में। आप इस किताब का नाम जरूर याद में रखेंगे, ठीक है, 2016। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से PH प्रभु के बारे में, तो इन्होंने इस किताब में सामाजिक और मनोसामाजिक और जो विचारधाराएं हैं उस पर आधारित इन्होंने कुछ बातें बताई, और वो था सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक सामूहिक पक्षों के विषय पर चर्चा की गई थी, जिसमें हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शब्दों को रिलेट कराया गया था, है ना। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो PH प्रभु का नाम है, ठीक है। अब देखिए ये 4, अब देखिए आप लोग ऑप्शन में 2 1 3 4 किस ऑप्शन को मैच हो रहा है। 1 मिनट, ऑप्शन देखिए 2 1 3 4। बी सर, जी सर। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तथा कथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है? हेबरमास, जे हेबरमास हेबरमास। हैबरमास कह रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं, जे एलेक्जेंडर का नाम आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तथाकथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा के संबंध में नहीं शब्द रिलेट करते हैं, ये इनकी विचारधारा नहीं, इनका नाम आता है नौ मार्क्सवाद की जगह, जहां फ्रैंकफर्ट स्कूल एवं सिद्धांतीकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है नौ मार्क्सवाद, अलेक्जेंडर का। वहीं मानवीय स्वतंत्रता और दमन शोषण से मुक्ति के प्रश्न को
अल्थुजर ने ज्यादा महत्व प्रदान किया है। तो नाम याद रखने वाली जरूरी बात है ये। एक तो 9 मार्क्स, दूसरा स्वतंत्रता और दमन शोषण, कहाँ पे, मानवीय स्वतंत्रता, वहाँ नाम आता है। बाकी तो समाजशास्त्र की जो तथा कथित फ्रंटफर्ट विचारधारा है, तो एच मार्ग्यूसन का नाम, एम हाई खोइमर का नाम और जे हैबरमास का नाम, ये तीनों का नाम आता है, लेकिन डी वाला नहीं आता है। सर जी सर थोड़ा सा विचारधारा के बारे में बता दीजिए। देखिए, यहाँ इस जो विचारधाराओं पे बारे में जिक्र किया गया है, सिंपल चीज़ें हैं, इन शब्द में याद रखेंगे। वो शब्द केवल फ्रैंकफर्ट विचारधारा, समाजशास्त्र में फ्रैंकफर्ट विचारधारा। अब ये फ्रैंकफर्ट विचारधारा है क्या, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि ये 20वीं शताब्दी के समय उदार पूंजीवादी समाजों की आशांत राजनीतिक गुटबाजी और नाजीवाद जैसी प्रतिक्रियावादी रणनीति की व्याख्या करने में असमर्थ था। कितने लोग जानते हैं नाजीवाद? सर हिटलर हिटलर द्वारा जो नाजीवाद चलाया गया था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही जवाब। दमनकारी है। जर्मनी में। हाँ, अब उन्हीं प्रक्रियाओं को इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में समाजशास्त्र और आलोचनात्मक दर्शन में एक विचारधारा रिप्रेजेंट हुई, जहां समकालीन सामाजिक आर्थिक प्रणालियों में असंतुष्ट बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, राजनैतिक असंतुष्टों से बनी थी। अर्थात पूंजीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद जैसे शब्द रिलेट थे और वो असंतुष्टि के कारण थे। अब यदि मैंने आपको एक सिंपल बात बताया कि भाई नाजीवाद अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे तो स्वतंत्रता की बात ही नहीं थी, है ना। डेमोक्रेसी, राजनीतिक जैसे शब्द की बात ही, हिटलर का समय था, अपना नियम, अपनी रीति, जो कुछ होगा अपने आधार पे होगा, है ना, सब कुछ उसी के बेस्ड था। तो नैतिक जिम्मेदारी के सिद्धांत में कहा गया कि एक व्यक्ति नैतिक रूप से अपने किए गए या अपने किए के लिए तभी जिम्मेदार होता है जब वह अन्यथा कर सकता है, यानी जब कुछ अपोजिट वो करता है तब। तो पूंजीवाद और पूंजीवादी विचारधारा की आलोचना किसमें हुई? तथा कथित समाजशास्त्र की फ्रैंकफर्ट विचारधारा के अंतर्गत हुई, है ना। उन शब्दों को रिलेट कराया गया था। समझ में बात आई कि नहीं, बताइए एक बार। पूंजीवाद जी सर, शब्द को याद रखने वाली जरूरी बात है यहाँ पे। और राजनीतिक गुटबाजी, नाजीवाद, प्रतिक्रियावादी राजनीतिकता की व्याख्या करने में असमर्थता था, है ना, असमर्थता था, उसी पर ये बेस्ड था सवाल। औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध और इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। और इस वक्तव्य का संबंध किससे हो सकता है? टेलरवाद। मार्क्सवाद। देखिए, फोर्डिज्म। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो टेलरवाद। अब एक बार मैं चाहूँगा इसकी इंग्लिश देखें आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे सामने, प्लीज? 55। जी सर। जी सर। देखिए, समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। यहाँ देखिए, जो टेलरवाद शब्द रिप्रेजेंट किया गया है उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है टेलरिज्म शब्द से। अब आपको जानना जरूरी ये है कि ये था क्या। ये बेसिकली ना साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्या है ये? साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आपको बता दें कि औद्योगिक नियत कार्यों को सरल प्रक्रिया की श्रेणी में विभक्त करके सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध और इष्टतम रूप से समन्वित करके
या बनाकर उत्पादकता की अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। और यह वाक्य संबंध टेलरवाद से रिलेटेड था। टेलरवाद को वैज्ञानिक प्रबंधक तंत्र भी कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है इसको। साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सॉरी शुद्ध हिंदी में वैज्ञानिक प्रबंधक तंत्र कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन। इस अवधारणा में अमेरिकन इंजीनियर और आविष्कार विद्वान था, उसका नाम ही बेसिकली टेलर, फ्रेडरिक विंसो फ्रेडरिक टेलर। टेलर। हाँ, फ्रेडरिक विंसो टेलर, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताइए कहाँ गया 55। जी सर 55। अच्छा, एक ऑप्शन और आ रहा है आपके सामने, वो ऑप्शन क्या है? उस ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे हम लोग कहेंगे फोर्डवाद, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्डवाद। अब देखिए ये 20वीं शताब्दी के दौरान में ये बेसिकली था क्या, ये भी सुन लीजिए। 20वीं शताब्दी में ना आर्थिक विकास का एक विशेष चरण था जो फोर्डिज्म शब्द रिप्रेजेंट हुआ, एक ऐसा शब्द जिसका व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया गया था। 20वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी फोर्ट मोटर कंपनी के द्वारा, फोर्ट मोटर कंपनी के द्वारा। देखिए ये उन्नत पूंजीवाद में आर्थिक विकास और उससे जुड़ी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की विशेष प्रक्रिया को दर्शाता था। आपको बता दो एक नाम है हेनरी फोर्ड, सन 1920 के दशक में पहले अर्थ को लोकप्रिय बनाने में मदद किया था। और फोर्डवाद सामान्य रूप से आधुनिकता का प्रतीक बन गया। फोर्डवाद किसका प्रतीक बना? आधुनिकता का प्रतीक बना। युद्ध के बीच की अवधि में ना जेल में लिखते हुए कम्युनिस्ट एंटोनियो ग्रोसमी ने अमेरिकीवाद और फोर्डवाद को महाद्वीपीय यूरोप में हस्तांतरित करने में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बाधाओं पर चर्चा कर दिया था। एंटोनियो ग्रोसमिकी ने ये जब जेल में बंद थे तब लिखा था अपनी किताब में फोर्डवाद के बारे में, ठीक है। मार्क्सवाद आपको पता है। अब बात आती है उत्तर, मतलब उत्तर फोर्डवाद, जानते हैं पोस्ट फोर्डवाद क्या है? नहीं सर। नहीं पता। चलिए देखिए, फोर्डवाद यहाँ जो शब्द रिलेट हुआ उत्तर के रूप में, इसका उपयोग फोर्डिस्ट उत्पादन के पतन के बाद लचीला उत्पादन हो, श्रम संबंधों के व्यक्तिकरण और बाजारों के अलग अलग खंडों में विखंडन द्वारा परिभाषित किया गया था। उत्पादन विधियों के विकास का वर्णन करने के लिए इसका जो है बेसिकली यूज किया गया था उत्तर फोर्डवाद का। सन 1970 और 1980 की बात है ये। मार्क्सवादी फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों और अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्रियों के द्वारा व्यापक रूप से इसका समर्थन किया गया पोस्ट फोर्डिज्म शब्द का, है ना, व्यापक रूप से। और यह उत्पादन संगठन का प्रमुख मॉडल भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता का अंत फोर्डवाद के अंत से समझा जा सकता है। सिंपल सी बात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर हाँ, जो टेलरवाद है और ये फोर्डवाद और उत्तर फोर्डवाद तीनों सेम ही है, उत्पादन प्रणालियों को बढ़ा के डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्तर पे ले जाके काम को खत्म करना। तो हम इनका या इनमें कुछ और डिफरेंस है? जैसे ईयर वाइज तो आपने बता दिया कि पहले मैंने आपको टेलरवाद बता है। अब सुनिए, जैसे अगर मैं इस सवाल के आधार पे चलूं, कहता है कि औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रिया के रूप में श्रेणी में विभक्त कर दीजिए, सुस्पष्ट रूप से समयबद्ध इष्टतम प्रयोग में समन्वित बनाकर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि कर सकते हैं, है ना, अत्यधिक वृद्धि। अब देखो उत्पादन विधियों के विकास का वर्णन कहाँ मिलेगा?
उत्पादन विधियों के विकास का वर्णन आपको उत्तर फोर्डवाद में मिलेगा। बात को सुनिएगा केवल, उत्पादन विधियों के विकास का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, वो हमें उत्तर फोर्डिज्म शब्द में मिलता है, यानी पोस्ट फोर्डिज्म शब्द, है ना। और दूसरा एक जो फोर्ड हम लोग अभी देख रहे थे फोर्डिज्म शब्द के बारे में, वो 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आर्थिक विकास का विशेष चरण, आर्थिक विकास का विशेष चरण कहाँ मिलता है, वो फोर्डिज्म में। परंतु एक बात ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली का वर्णन, बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली, यहाँ समयबद्ध और इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। यहाँ तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है, जो कि वर्णन वो बेसिकली फोर्ड मोटर कंपनी के द्वारा हुआ था। और इसी फोर्डवाद में सुनिए, यहाँ आप सुन रहे थे एक पॉइंट में उत्पादकता, तो दूसरी पॉइंट भी सुनिए, पूंजीवाद में आर्थिक विकास से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, वो है फोर्डवाद। लेकिन यहाँ सवाल विभक्त तरीके से कर रहा है, सरल श्रेणी में नियत औद्योगिक नियत कारकों की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, तो वो केवल टेलरवाद है। हम इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समयबद्ध और इष्टतम रूप से समन्वित मतलब कोऑर्डिनेट करते हुए या इसको एक साथ लाते हुए उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि कर सकते हैं। और ये बात सत्य भी है, मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका लाभ है, ठीक है। और फोर्डवाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन तो होगा, परंतु उस उत्पादन की प्रणाली का वर्णन, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, रिटर्न में लिखित मिलेगा, लेकिन वो फोर्ड मोटर कंपनी का मिलेगा। यहाँ ऑप्शन में कहीं फोर्ड मोटर कंपनी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वो चीज़ रिलेट कर सकती है इस क्वेश्चन को, 55 को टच कर सकता है ना। अब आप सोच रहे हो सर फोर्डिज्म शब्द लिखा हुआ लेकिन उसके टाइप में आता है, बिल्कुल उसके टाइप में आता है, लेकिन वो फोर्ड मोटर कंपनी। लेकिन दूसरी बात भी उसने मेंशन किया उसके बाद, कहा कि पूंजीवाद में आर्थिक विकास से जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ जो फोर्डवाद को रिलेट करता है। बात समझ में आया मैडम? बताओ। जी सर, थैंक यू। इसलिए आपको इस तरीके से अंतर को आप बता सकते हो। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ई गॉफमैन का कार्य नहीं है। देखिए आश्रम, आश्रम कोई बता रहा भाई? हाँ सर, आश्रम ही हो सकता है। नहीं, गॉफमैन के दैनिक जीवन में ना स्वयं का प्रस्तुतिकरण, आश्रम और समव्यवहार विधि, समझ रहे हैं आप? स्वयं का प्रस्तुतिकरण, आश्रम और समव्यवहार विधि, ये शब्द ई गॉफमैन का कार्य है, परंतु स्वयं एवं समाज ई गॉफमैन का कार्य नहीं है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में, इनका एक उपागम है, उपागम का नाम जानते हैं क्या है? अभिनय शास्त्रीय उपागम। हाँ, उनमें रंगमंच विधि का भी प्रयोग इन्होंने किया है और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम की विवेचना पर भी इन्होंने कार्य प्रस्तुत किया है ना गॉफमैन महोदय। तो सही जवाब तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला होगा, ये सब तो है। उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? डेनियल बेल। डेनियल बेल ने किया था। उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किसने किया गया? तो डेनियल बेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। आपको बता दें कि यह अवधारणा सर्वप्रथम जब डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया तो उस पुस्तक का नाम था द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या नाम था? द कमिंग ऑफ पोस्ट
इंडस्ट्रियल सोसाइटी सन 1973 में इन्होंने दिया था। उत्तर औद्योगिक समाज वह है जिसमें ज्ञान संपत्ति का आधार होता है। उत्तर औद्योगिक समाज क्या है बताइए? जिसमें ज्ञान संपत्ति का आधार होता है, वही उत्तर औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज बताइए, क्लियर है कि नहीं बताइए? जी सर। ये जानना अत्यंत आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 58, संघर्ष समूहों के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शर्त की चर्चा नहीं की है? सर सत्ता का अध्यारोपण। जी सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हैं, सत्ता एवं अध्यारोपण। देखिए ये तो है सत्ता का कर रहे सर। का इसने सर बी, संघर्ष गतिशीलता, समूह में। संपत्ति तथा सामान्य सामाजिक परिस्थिति का अभाव। देखिए अब समझिएगा सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। संघर्ष समूह के रूप में वर्ग के अपने विश्लेषण में कार्य कार्ल मार्क्स ने किस शर्त की चर्चा ही नहीं किया? सत्ता की चर्चा है, गतिशीलता की चर्चा है, संपत्ति की चर्चा है, सामाजिक परिस्थिति के अभाव की भी चर्चा है, औद्योगिक और राजनीतिक सर संघर्ष इसका का डी आएगा। अध्यारोपण भी है, लेकिन इसका प्रभावी डी आएगा सर। संघर्ष नियंत्रण। नियंत्रण का अभाव, ये अभाव आ रहा है आपका सर, ये डी आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस सत्ता के अध्यारोपण, गतिशीलता, संपत्ति और सामान्य सामाजिक परिस्थिति के अभाव तथा प्रभावी संघर्ष नियंत्रण के अभाव की चर्चा की कंडीशन के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। परंतु अगर मैं बात करता हूं तो इस सवाल का सही ऑप्शन जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 जाएगा, डी। निम्न में आपको 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। पिछले कुछ समय से भारत में तलाक की दर बढ़ी है। जी सर सही है। बात सही है कि नहीं? पिछले कुछ समय में भारत में तलाक की दर यानी रेट बढ़ी है, बात सही है। दूसरा कहता है कि महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं। देखो भाई, जी सर। बात तो सही है, महिलाएं अधिक स्वनिर्भर बन गई हैं, इसका मतलब है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हुई हैं। सशक्तिकरण भी आप कह सकते हो अपनी एक अहम रोल निभाया है इसमें, है कि नहीं, महिलाओं को लेकर। जी अब देखिए सर। दोनों बात सत्य है। सत्य है सर। हाँ, अब बताइए व्याख्या है या नहीं है? नहीं है सर, ऐसा नहीं नहीं है, है व्याख्या नहीं है नहीं है। सर। व्याख्या नहीं है सर इसमें। व्याख्या हो। नहीं है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही जाएगा। देखिए भारत में विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद का मतलब जानते हो? तलाक। यस। और औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण के कारण लगातार बढ़ रहे हैं। रीजन दर्शा सकते हो कि इसकी वजह से बढ़ रहा है? अच्छा, और भी रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही रीजन है ना, लेकिन मूल कारण पति पत्नी की व्यक्तित्व में भिन्नता, पारिवारिक कलह, सामंजस्यता की कमी, न कि महिलाओं की स्वनिर्भरता का होना, है कि नहीं? जी सर। कि स्वनिर्भर हो जाएंगे तो भाई तलाक नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक और लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल हो जाता है, जो कि टोटली डिफरेंट पॉइंट आ जाता है कारण और अभिकथन में। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही चला जाता है। अब देखिए
घरेलू हिंसा का वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है जो सही है? घरेलू हिंसा का वर्णन का संबंध घरेलू हिंसा के अंतर्गत आपको बताना है। तो देखिए, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रतिवेश में, प्रतिवेश का मतलब क्या होता है? पर्यावरण में किसी व्यक्ति का शारीरिक और लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसी व्यक्ति के शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होगा। यह वक्तव्य सही है और यह वक्तव्य घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम आपने सुना होगा 2005 का, उसमें शामिल है परिभाषा में। घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक नहीं है ना? जी सर। और उसने कहा संकेतक। दहेज, मृत्यु, पत्नी की पिटाई, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं एवं वृद्धावस्था में दुर्व्यवहार करने या दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा के प्रकार में करना। दहेज से संबंधित हत्याएं घरेलू हिंसा का सबसे क्रूरतापूर्ण कार्य माना जाता है। दहेज से संबंध में हत्याएं जो होती हैं, है ना? और यहाँ पे तो सवाल ऑप्शन नंबर आपका जो है 60 का तीसरा सही हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानता के संकेतक बताना है, कौन कौन से हैं? सर A34 1 3 4। अच्छा, चौथा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये भी तो होगा। सर एक 1 तो 2 3 प्राकृतिक होगा संसाधन, इसका। दूसरा कुशल जनशक्ति है, चौथा होगा सर। तीसरा जनसंख्या का जनसंख्या आकार, का आकार। है ना? 3 होंगे सर इसके। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सर। देखिए, क्षेत्रीय असमानता के संकेत कुशल, प्लीज म्यूट होइए, म्यूट होइए। कुशल जनशक्ति प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या का आकार है। यदि योग्य कुशल कार्यशील वर्ग उपस्थित है तो क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है, अन्यथा असमानता बढ़ जाएगी क्योंकि वे लोग संसाधन ना होकर क्षेत्र के लिए भार होंगे। तो वहीं प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने से संबंधित है और जनसंख्या के आकार में कमी असमानता को कम भी करती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार, ये तीनों विशेषताएं क्षेत्रीय असमानता को संकेत करती हैं। ऑप्शन में आपका जाएगा दूसरा सही, पहला, दूसरा, तीसरा। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट। अगला सवाल देखिए। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना के लिए उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह विचार किसका है? आप जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का ऑप्शन मैक्स वेबर। सर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। यहाँ ना सैमुअल पी सी आएगा सर इसका, सैमुअल पी का हंटिंगटन। नाम आएगा, हंटिंगटन का नाम आएगा। ये आपका सही है। सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्थापना में उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष की प्राथमिकता के स्रोत होंगे। सभ्यताओं का संघर्ष अगर किसी ने बोला है तो सैमुअल फिलिप्स जो है हंटिंगटन का नाम आ जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा यहाँ पर थर्ड सही। 63 में देखिए, निम्नलिखित में विशेषता बताइए। रेड क्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की विशेषता बताई थी 4 और उन 4 विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, पहले में समांगतता के बारे में सही जवाब, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आत्मनिर्भरता के बारे में सही जवाब,
और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो विभेदीकरण का भी विभेदीकरण भी। आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका बी होगा सर। तो 1 3 4 देखेंगे तो 1 3 4 ऑप्शन डी, नंबर बी में है, ऑप्शन बिल्कुल नंबर सही डी। जवाब है। लघु समुदाय के इन्होंने बेसिकली आत्मनिर्भरता, सामंगतता और विभेदीकरण जैसे शब्दों को जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक दूसरे की सहायता से ये सारे कार्य होते हैं, वहीं उन कार्यों का विभाजन भी देखने को मिलता है। 64 कहता है डी थॉर्नर ने अपने वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है। ये इसका जवाब मालिक होना को। चाहिए मालिक। जमींदार। जमींदार को शामिल नहीं किया है। डी थॉर्नर ने जमींदार को शामिल नहीं किया है, बल्कि अपने वर्गीकरण में इसने मालिक को रखा है, किसान को रखा है और मजदूर को भी रखा है, ना कि जमींदार को रखा है। ठीक है, मालिक अपनी जमीन का स्वामी होता है, वहीं किसान किराए के खेत में जोत का कार्य करता है और मजदूर दिहाड़ी श्रमिक होता है जो इन खेतों में कार्य करता है ना। इसलिए ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर जो रिलेट नहीं करता है वो जमींदार है। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में मूरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांश पाई जाती है। और आप आसानी से जवाब बता सकते हैं जो बच्चे छत्तीसगढ़ के होंगे। छत्तीसगढ़। हाँ, तो मूरिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। बस्तर जिले में निवास करने वाली मूरिया जनजाति अपने सौंदर्य शोध और कलात्मक रुझान और कला परंपरा में विविधता के लिए विख्यात है। आप सबको पता होगा जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत होता है कि भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल कार्य का संबंध नहीं है। यह आपके सामने 66 नंबर का सवाल। भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ अगर मैं बात करूं ना, घरेलू उद्योग और औद्योगिक मजदूर का कार्य है ना। जी तो सर। ये बेसिकली मैं आपसे बताऊं प्रबल कार्य के रूप में संबंध नहीं है, क्योंकि नहीं सवाल पूछा है। और भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था में वन उपज का एकत्रण और कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, पशुपालन इत्यादि कार्यों को शामिल कर देता है। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जाएगा। 67 देखिए तेभागा और पश्चिम बंगाल और आंध्र तेलंगाना प्रदेश। आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका पश्चिम बंगाल। सबसे बी। पहले पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। तेभागा आंदोलन 1946 में ना कंपा राज सिंह ने, कौन, 1946 में कंपा राज सिंह ने बंगाल के फसल के 2/3 भाग की मांग में चलाया था। किसानों का आंदोलन था। और जो तेलंगाना आंदोलन था वो भी बेसिकली 1946 में आया। जमींदारों के विरुद्ध था। परतंत्र भारत का सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध था वो, जो आगे चलकर निज़ाम के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से वो जुड़ गया था। परंतु इस सवाल का जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 भारत में फॉर्मेसर्स मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मर्स मतलब होता है किसान। मोमेंट आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी, उन कंडीशन में दर्शाया गया वो मांग नहीं था जो भूमि वितरण का मांग नहीं था। बाकी अगर मैं बात करता हूं भारत में फॉर्मर्स मूवमेंट की भूमि वितरण की मांग के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया, लेकिन इस आंदोलन की लगान में कमी, ऋणग्रस्तता की समाप्ति, जोतों का नियमितीकरण करना और सूदखोरी को समाप्त करने जैसी मांग पर बात हुई थी। परंतु इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जाने वाला है यहाँ पे थर्ड सही। 69 भारत में निम्नलिखित में से बताइए कौन सी जनजाति मात्र वंशीय है। क्वेश्चन नंबर 69। यदि खासी। किसी क्लास देखा खासी होगा, खासी तो खासी आप सभी लोगों को पता होगा। खासी। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर खांसी होगी सर। खासी जनजाति मातृवंशीय जनजाति है जिसमें सत्ता का निर्धारण माँ के आधार पर होता है। संपत्ति बड़ी बेटी या तो छोटी बेटी को मिलती है। इसमें मात्र पक्ष ज़्यादा सशक्त होता है। इसमें मामा की भूमिका का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है R.W. क्वेनेल के अनुसार लिंग क्रम पद को दर्शाना है। बड़ा आसान सा सवाल है। आप पहले ऑप्शन की तरफ चले। पुरुषत्व और नारीत्व के बीच शक्ति का संबंध का पैटर्न है। बता दूं R.W. क्वेनेल के अनुसार कहा गया लिंग क्रम का जो पद है पुरुषत्व और नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न है। उन्होंने न केवल नारी के देह और आत्मा के पुरुष वर्चस्व से
मुक्ति की बात की है, बल्कि अलग से एक ऐसे नारीवाद सामाजिक विज्ञान की विचार को रखा है जिसे एक नए लिंग क्रम पद से संदर्भित होता है। और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए जिससे संसाधनों के अपक्षय के बदले उनका पुनर्चक्रण किया जाए, जैव विविधता के अनुच्छेद रखा जाए, स्वच्छ हवा पानी भूमि की सुरक्षा की जाए, या वक्तव्य किस कथन के धारणीय अनुसार विकास। आ जाता है। धारणीय और विकास। आप लोगों से कहूंगा धारणीय विकास। बिल्कुल सही जवाब संधारणीय विकास। सीधा सीधा मैच हो रहा, प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तेभागा आंदोलन का अगर हम बात करते हैं, उसमें तेभागा क्या अर्थ दर्शाता था? तो मैंने अभी आपको एक तिहाई, बिल्कुल सही जवाब, एक तिहाई। देखो तेभागा आंदोलन में जो तेभागा का अर्थ था वो एक तिहाई भाग था। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ और यह आंदोलन का नेता काम्पा राज सिंह था। यह आंदोलन बंगाल की फसल के एक तिहाई भाग की मांग चलाया गया था, जिसमें किसान आंदोलन को रिलेट कराता था। ऑप्शन आपका बी वाला सही जाएगा, एक तिहाई। 73 निम्नलिखित में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की जो व्याख्या जाति समूहों के विलियम वाइजर। मानित अंतःक्रिया के रूप में रिप्रेजेंट किया? 73 में विलियम वाइजर का नाम आपने यहाँ पे सही बताया। जजमानी प्रथा को लेकर पहली बार इन्हें व्याख्या किया है, ये बात सत्य है ना। और ऑप्शन नंबर विलियम वाइजर सर। पहला सही चला जाएगा। 74 देखिए, नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन, बेसिकली पेजेंट मोमेंट इसको कहा जाता है, पेजेंट मोमेंट आप बता सकते हो। 1967। एक यहाँ पर जो बात जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर में वो 1967 सही जवाब है। पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। जानते हैं कौन नेता था वो? चारू सर कान्या सान्याल। चारू मजूमदार। चारू मजूमदार का नाम आता है। और कान्या सान्याल जमींदारों के विरुद्ध बेसिकली अगर हम बात करते हैं, कृषक और जमींदारों के मध्य संघर्ष आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ था। तो सही जवाब इसका नक्सलवादी कृषक आंदोलन की बात करेंगे तो 1967 आपका सही जवाब जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर कृषि विकास। कृषि बता सकते हैं, कृषि और सही जवाब अगर मैं बात करता हूँ कृषि विकास से ही है। या कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई क्रांति? तो 1970 के दशक में ये स्टार्ट हुई थी, जो बेसिकली उन्नत कृषि, प्राकृतिक खाद, बीज, कीटनाशक विकास और सिंचाई के लिए नलकूपों की व्यवस्था की गई थी, जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये था। तो यहाँ पर आपका अब जाके ये 75 क्वेश्चंस जो हैं समाप्त होते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को इसका बेसिकली PDF भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग वहाँ से भी करते रहिए, ठीक है। देखिए इसमें मैं सारे शब्दों को इस जितने भी ये मैंने अभी करवाया है आप लोगों को, ये PDF में सेव कर लेता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, ताकि आप लोग आसानी से इसको आइडेंटिफाई